हेलो एवरीवन, दिस इज अंकित। वेलकम बैक टू अवर चैनल। एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। हर वैकेंसी में हर बार करता हूँ एग्जाम से पहले, इस बार भी कर रहा हूँ। आप सभी के लिए एक ऑल इंडिया मॉक टेस्ट अरेंज कर रहा हूँ। ऑल इंडिया मॉक टेस्ट का मतलब है कि मैं आपका एक पेपर ले रहा हूँ, एक टेस्ट ले रहा हूँ, एक एग्ज़ाम ले रहा हूँ। जैसे आप एग्ज़ाम दोगे बिल्कुल वैसा ही, और इसमें पूरे भारत से अलग अलग स्टेट से स्टूडेंट इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। तो उन जैसे 1000 स्टूडेंट ने पार्टिसिपेट किया, तो उन 1000 में आप कहाँ स्टैंड करते हो, आपकी रैंक क्या है, आपकी आपकी तैयारी कितनी है, सब कुछ आपको जानने को मिलेगा। डेट देख लीजिए, इस ऑल इंडिया मॉक टेस्ट की डेट है 1 जून। एसएसआर का जो पेपर होगा, ऑल इंडिया मॉक टेस्ट होगा, वो सुबह 9 बजे होगा और एमआर का रात 9 बजे होगा। रिवॉर्ड भी देता हूँ जो टॉप रैंकर्स होते हैं, टॉप 5 रैंकर्स। पिछली बार 100 200 रुपये करके कुछ दिया था, इस बार थोड़ा अमाउंट ज़्यादा दे रहा हूँ, 3000 रुपये दे रहा हूँ। और एसएसआर के लिए 1500 है, एमआर के लिए 1500 है। टॉप 1 से टॉप 3 रैंक वालों को 500-500 रुपये मिलेगा एमआर में, और एसएसआर में भी 500-500, तो 3000 रुपये होगा। साथ में आप एक एक कंटेंट भी ले सकते हो। हमारी ऐप पे जो भी कंटेंट अवेलेबल है, आप एक बोल दोगे, हम आपके लिए परचेस कर देंगे। टॉप 4 रैंक जिसका होगा और 5 रैंक होगा, उनको अमाउंट नहीं मिलेगा, पैसा नहीं मिलेगा, लेकिन एक कंटेंट कुछ भी आप हमारी ऐप पे ले सकते हो। ठीक है, इसके लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगा, सबको समझा दूंगा। बस डेट याद रखना कि 1 जून को सुबह 9 बजे ऑल इंडिया मॉक टेस्ट है। जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ सकते हो इसमें जोड़िएगा, क्योंकि जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में आपकी रैंक आएगी तभी मज़ा आएगा। हमारी अंकित ऐप पे होगा ये मॉक टेस्ट। डिस्क्रिप्शन पे सबसे ऊपर लिंक दिया हुआ है, तो आप ऐप डाउनलोड कर लीजिए। फ्री टेस्ट वाले सेक्शन पे 1 जून को हम टेस्ट पब्लिश करेंगे, तब आप लगाइएगा। बाकी एक वीडियो बना के बता दूंगा। ऐसे सारे मार्क के लिए जनरल अवेयरनेस करेंगे, एक नई सीरीज स्टार्ट करूँ जिसमें जीके और साइंस पूरा 50 क्वेश्चन करवाऊंगा। 40+ सही करने का टारगेट रहेगा, क्योंकि जीके या साइंस में से एक का लेवल थोड़ा हमने हल्का रखा होगा। हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। इसका क्विज टेस्ट भी होगा, कंफर्म होगा आज रात 9 बजे। तो डिस्क्रिप्शन पे टेलीग्राम का लिंक है, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। अगर टेलीग्राम काम ना करे लिंक, तो आप टेलीग्राम पे सर्च करो @AnkitSingh38, हमारा टेलीग्राम चैनल आ जाएगा, ज्वाइन कर लेना। ठीक है, डिस्क्रिप्शन पे चेक करिए, सबसे ऊपर हमारी ऐप का लिंक दिया हुआ है, उस ऐप को डाउनलोड करके रखिए। 1 जून को ऑल इंडिया मॉक टेस्ट होगा। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है। अलग अलग टॉपिक से लिए, किसी टॉपिक से 5 क्वेश्चन, किसी से 3 क्वेश्चन। बाबर ने इब्राहिम मोदी को कब हराया था? व्हेन डिड बाबर डिफीट इब्राहिम लोदी? पता है तो टिक करिए। 0.25 नेगेटिव मार्किंग है, अगर नहीं पता है तो आप छोड़ देना। लास्ट में आपको स्कोर भी बताना है कि टोटल आपका कितना स्कोर रहा नेगेटिव मार्किंग के साथ। 1526 ईस्वी में हुआ था। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में। देखिए, जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर और दिल्ली के लोदी वंश के सुल्तान इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था। किसके किसके बीच लड़ा गया था, एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है। इस युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को परास्त कर दिया था। किसकी विजय हुई थी? बाबर की हुई थी। तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध से लोदी वंश को समाप्त करके मुगल साम्राज्य की नींव डाली थी। बाबर पानीपत के प्रथम युद्ध में पहली बार बाबर ने तुलुगमा युद्ध नीति और तोपखाने का प्रयोग किया था। इतने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखिए, किसने ग्रांड ट्रंक रोड का पुनर्निर्माण करवाया था? हु गॉट द ग्रांड ट्रंक रोड रिकंस्ट्रक्टेड? बताओ राइट आंसर। लॉर्ड डलहौजी ने, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, थर्ड नंबर क्वेश्चन। अहमदनगर की किस रानी ने बादशाह अकबर का विरोध किया था? विच क्वीन ऑफ अहमदनगर अपोज्ड एम्परर अकबर? नहीं आता, थोड़ा सा सोचिए। राइट आंसर सी नंबर, चांद बीबी ने। देखिए समझिए, चांद बीबी, जिन्हें चांद खातून या फिर चांद सुल्ताना के नाम से भी जाना जाता है, नाम याद रखिएगा। ये एक भारतीय मुस्लिम महिला योद्धा थी। ये बीजापुर और अहमदनगर की संरक्षिका थी। चांद बीबी को सबसे ज़्यादा सम्राट अकबर की मुगल सेना से अहमदनगर की रक्षा के लिए जाना जाता है, और यही क्वेश्चन था। फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखिए, पानीपत का तीसरा जो लड़ाई हुआ था, ये किस वर्ष में हुआ था? द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत वॉज फॉट इन द ईयर? टिक करो फटाक से। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। 1761 ईस्वी में पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था। ठीक है, पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में हुई थी। ठीक है, यह युद्ध अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुआ था। डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा इससे। इस युद्ध में मराठों का जो सेनापति था वो सदा शिवराम भाऊ था। इस युद्ध में अहमद शाह अब्दाली विजयी हुआ था। ये भी पॉइंट है, बनता है बढ़िया। इस युद्ध के प्रत्यक्षदर्शी काशीराज पंडित ने कहा कि पानीपत का तृतीय युद्ध मराठों के लिए
प्रलयकारी सिद्ध हुआ। 5th नंबर क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है मद्रास में वेद समाज की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? इन विच ईयर वॉज द वेदा समाज इस्टेब्लिश्ड इन मद्रास? 5th का राइट आंसर बताओ। देखिए मद्रास में वेद समाज की स्थापना 1864 ईस्वी में हुई थी, 1864 में। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। किसने करी थी अगर पूछा जाए तो? केशव चंद्र सेन 1864 ईस्वी में मद्रास गए और वहाँ के लोगों को वेद समाज स्थापित करने की प्रेरणा दी। 1864 ईस्वी में मद्रास के एक तरुण युवक के श्रीधरलु नायडू ने वेद समाज की स्थापना करी थी। ठीक है, वेद समाज को दक्षिण भारत का ब्रह्म समाज भी कहा गया। देखिए एसएसआर की अगर आपकी जीके वाला सेक्शन में थोड़ी सी भी दिक्कत है, देखो जीके का ऐसा सेक्शन है जो कम समय में आप इसमें ज़्यादा नंबर ला सकते हो। ये हमारा जीके का पीडीएफ है, ई बुक है, जिसमें करंट अफेयर भी दी है पिछले 7 महीनों की, ऑलमोस्ट 850 क्वेश्चन है। सार हैंड रिटेन नोट्स है, हाईलाइटेड पॉइंट्स है और साथ में 2500 एमसीक्यूज भी हैं टाइप्ड। तो ये कंप्लीट जीके का पीडीएफ है। आपका नेवी एसएसआर का जीके का पेपर इसी पीडीएफ से बनेगा, ऑलमोस्ट 80% पेपर कम से कम। तो आप इस पीडीएफ को अगर डाउनलोड करके पढ़ोगे, पूरी पीडीएफ तैयार कर लेते हो, तो आपका जीके वाला सेक्शन निकल जाएगा। ये पीडीएफ कैसा है, पूरा डेमो अवेलेबल है। आप हमारी ऐप पे जाइए, ई बुक वाले सेक्शन में जाके देखिए, आपको ये बुक दिख जाएगी। डेमो देख लीजिए, इसके बाद आप इसको बाई कर लीजिएगा। दूसरी ई बुक है हमारे पास एमआर के लिए, नई ये ई बुक बनाई है 2024 के लिए। सामान्य ज्ञान है, इसमें विज्ञान और गणित है, तीनों सब्जेक्ट्स हैं, हैंड रिटेन नोट्स हैं, फिल्टर्ड सामग्री और हाईलाइटेड पॉइंट के साथ साथ 5000 एमसीक्यूज भी हैं। तो ये आपका एक कंप्लीट ई बुक है नेवी एमआर का। अगर आप नेवी एमआर की तैयारी कर रहे हो तो सिर्फ अगर आप इस बुक को भी, मतलब इस पीडीएफ को भी पढ़ोगे तो भी सिलेक्शन हो जाएगा। ये एक बुक नहीं है, ये एक ई बुक है, पीडीएफ है, जो कि आपको हमारी ऐप पे मिल जाएगी। कैसी दिखती है उसका डेमो भी अवेलेबल है। दूसरा तरीका है, आप डायरेक्ट इसको व्हाट्सएप के थ्रू भी ले सकते हो। मैं आपको नंबर दे रहा हूँ 9559251198। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, यही गूगल पे फ़ोनपे नंबर है। एसएसआर की जो पीडीएफ है जीके और साइंस की वो 125 रुपये की है। एमआर की जो पीडीएफ है वो 210 रुपये की है। जीके साइंस मैथ पूरा कंप्लीट है। दोनों में से जो भी आपको चाहिए इस नंबर पे पेमेंट करके व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट भेजिए, व्हाट्सएप पे आपको पीडीएफ जरूर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका। बाकी अगर आपको डेमो देखना है तो सीधा ऐप पे जाइए, वहाँ पे आपको डेमो मिल जाएगा। इसके बाद बाय करिए। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में किसने करी थी? हु फाउंडेड द प्रार्थना समाज इन 1867? 6 का राइट आंसर बताओ। प्रार्थना समाज की स्थापना करी थी आत्माराम पांडुरंग ने। कब करी थी अगर पूछा जाए तो 1867 में करी थी। केशव चंद्र सेन से प्रेरणा लेकर डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग ने 1867 ईस्वी में महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना की। प्रार्थना समाज का मुख्य उद्देश्य क्या था देख लो। एक क्वैशरवाद का प्रशय देना तथा धर्म को कुरीतियों, रूढ़ियों और पुरोहितों के आधिपत्य से मुक्त कराना था। 7th नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने। भारतीय संविधान में शिक्षा को किस सूची में शामिल किया गया? अब देखा जाए तो पॉलिटी आपके सिलेबस में नहीं है, फिर भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसलिए मुझे करवाना पड़ेगा कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इन विच लिस्ट इज एजुकेशन इंक्लूडेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? बताओ। 7th का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। भारतीय संविधान में जो शिक्षा है वो समवर्ती सूची में शामिल किया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। 8th नंबर क्वेश्चन देखिए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान की अनोखी विशेषता भी कहा जाता है? विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज ऑल्सो कॉल्ड द यूनिक फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बाय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर? बताइए, आसान क्वेश्चन है। राज्य के जो नीति के निर्देशक सिद्धांत है इसको ही कहा गया है अनोखी विशेषता। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। काफ़ी बार ये पूछा गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 36 से 51 तक में किया गया है। संविधान निर्माताओं ने यह विचार 1937 में निर्मित आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। अगर पूछा जाए कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं, किस देश के संविधान से लिए गए हैं, तो आयरलैंड से लिए गए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इन तत्वों को अनोखी विशेषता वाला बतलाया है। ग्रैनविल ऑस्टिन ने नीति निर्देशक तत्व और मौलिक अधिकारों को संविधान की मूल आत्मा कहा है। तो ये अलग पॉइंट है, इससे भी क्वेश्चन बनता है।
नाइन्थ नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई थी? व्हेन वॉज स्टेट रिकॉग्नाइजेशन रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन इस्टेब्लिश्ड इन इंडिया? नाइन्थ का राइट आंसर बताओ। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए होगा, ऑप्शन नंबर ए 1953 में 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना हुई थी। भारत में राज्य पुनर्आयोग का गठन 22 दिसंबर 1953 को न्यायमूर्ति फजल अली की अध्यक्षता में किया गया। इस आयोग के 3 सदस्य न्यायमूर्ति फजल अली, हृदयनाथ कुंजरू और के एम पडिक्कर थे। इस आयोग ने 1955 में अपनी रिपोर्ट सौंपी, जिसके आधार पर 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम संसद में पारित हुआ। इस अधिनियम के तहत 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। 10th नंबर देखिए, राष्ट्रीय विकास परिषद एनडीसी की स्थापना कब की गई थी? व्हेन वॉज द नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल एनडीसी एस्टैब्लिश्ड? बताओ, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1952 में, 1952 ईस्वी में। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 6 अगस्त 1952 ईस्वी को राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया। यह परिषद ना तो संवैधानिक निकाय है और ना ही सांविधिक निकाय, यह एक सलाहकारी संस्था है। राष्ट्रीय विकास परिषद का उद्देश्य योजना के निर्माण में राज्यों की भागीदारी सुनिश्चित करना है। इस परिषद का जो मुख्य काम होता है, केंद्र व राज्य सरकार और नीति आयोग, जिसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी, इसके बीच सेतु की तरह कार्य करना तथा योजनाओं को मंजूरी प्रदान करना। प्रधानमंत्री इस परिषद का पदेन अध्यक्ष होता है। जो भी वर्तमान में प्रधानमंत्री होता है वही इस परिषद का अध्यक्ष होता है। 11th नंबर क्वेश्चन देखिए, उस निश्चित मार्ग को क्या कहा जाता है जिस पर कोई ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमता है? व्हाट इज द नेम ऑफ फिक्स्ड पाथ ऑन विच अ प्लैनेट रिवॉल्व्स अराउंड द सन? बताओ 11th का राइट आंसर। आसान सा क्वेश्चन है, उसको ही कक्षा कहते हैं, काफ़ी बार पढ़े भी होंगे, लेकिन अगर गलत हो गया तो फिर गड़बड़ बात है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। देखिए, सूर्य तथा उसके चारों ओर भ्रमण करने वाले ग्रहों, उपग्रहों, धूमकेतु, उल्काएं, क्षुद्र ग्रहों तथा अन्य आकाशीय पिंडों के समूह को सौरमंडल कहते हैं। तो ये एक अलग पॉइंट है। ग्रह सूर्य के चारों ओर जिस मार्ग पर घूमते उसे कक्षा कहते हैं, और यही क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था। 12th नंबर देखिए, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? वेयर इज इंडियाज ओनली एक्टिव वोल्केनो लोकेटेड? बताओ, टिक करो फटाक से। ये बैरन द्वीप में स्थित है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बैरन द्वीप में भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। ये द्वीप 3 किलोमीटर में फैला हुआ है। यहाँ का जो ज्वालामुखी है फरवरी 2017 में फटा था। यह अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर से लगभग 140 किलोमीटर उत्तर पूर्व में बंगाल की खाड़ी में स्थित है। 13th देखिए, माउंट सेंट हेलेना द्वीप सक्रिय ज्वालामुखी स्थित है। माउंट सेंट हेलेना आइलैंड इज एन एक्टिव वोल्केनो लोकेटेड इन? बताओ, ये कहाँ पे स्थित है? तो देखिए, ये आपका यूएसए में स्थित है, संयुक्त राज्य अमेरिका में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी दिख रहा है, चिली। जाके आप पिछले साल का रिव्यू देख लीजिए। चिली की या तो कैपिटल पूछी गई थी या तो करेंसी पूछी गई थी। पिछले साल के जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो मेरे पास लिखे हुए रखे हैं हर शिफ्ट के, तो मैं एक दिन वीडियो करता हूँ, सारे क्वेश्चन आपको करवा देता हूँ, ठीक है। स्टूडेंट्स आते हैं एग्जाम दे के और इसके बाद बताते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए, तो वो सारे मेरे पास टाइप लिखे हुए रखे हैं। माउंट सेंट हेलेना द्वीप दक्षिणी अटलांटिक महासागर में स्थित है। इसी द्वीप पर नेपोलियन को अंग्रेजों ने कैद करके रखा था। यहीं पर 1821 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई थी। यह आपका एक सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप है। वर्तमान में यहाँ करीब 4000 लोग निवास करते हैं। 14th नंबर देखिए, सेशल्स द्वीप, ये कहाँ पर स्थित है? वेयर इज सेशल्स आइलैंड लोकेटेड? 14th का राइट आंसर बताओ। इसका राइट आंसर हिंद महासागर है। सेशल द्वीप, सेशल्स गणराज्य, ये आपका हिंद महासागर में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। सेशल्स गणराज्य हिंद महासागर में स्थित 115 द्वीपों वाला एक द्वीप समूह राष्ट्र है जो अफ्रीकी भूमि से
पूर्व दिशा लगभग 1500 किलोमीटर दूर में और मेडागास्कर के उत्तर पूर्व में स्थित है। 15 नंबर देखें, अरब सागर भारत के खालिस्तान में स्थित है। द अरेबियन सी इज लोकेटेड इन द खालिस्तान ऑफ इंडिया, मतलब किस दिशा में है ये आपसे पूछा गया। तो ये भारत के पश्चिम दिशा में स्थित है अरब सागर, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अरब सागर भारत के पश्चिम दिशा में स्थित है। इसका कुल क्षेत्रफल देख लीजिए 38,62,000 वर्ग किलोमीटर तथा गहराई लगभग 4,652 मीटर है। अरब सागर की प्राचीन भारतीय नाम, अरब सागर का प्राचीन भारतीय नाम सिंधु सागर है। देखिए कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है अगर पूछा जाए। सिंधु नदी तथा भारत की नर्मदा एवं ताप्ती नदियाँ अरब सागर में गिरती हैं। 16 देखिए, एंजिल जलप्रपात ये कहाँ पर स्थित है। वेयर इज एंजिल फॉल्स लोकेटेड, बताओ। तो ये वेनेजुएला में स्थित है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। ठीक है, एंजिल जलप्रपात वेनेजुएला में स्थित है। दुनिया का सबसे ऊंचा जलप्रपात है जिसकी ऊंचाई 979 मीटर है, गहराई 807 मीटर है। यह जलप्रपात बोलीवर राज्य के ग्रान सबाना क्षेत्र के स्थित यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल भी है। 17 देखिए, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह ये कहाँ स्थित है। वेयर आर द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड लोकेटेड। 17 का राइट आंसर बताओ। ये आपका बंगाल की खाड़ी में स्थित है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। 18 नंबर देखिए, नेत्रिनी द्वीप ये कहाँ पर स्थित है। वेयर इज नेत्रिनी आइलैंड लोकेटेड। थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है ये, एफकैट में पूछा गया था। राइट आंसर लक्षद्वीप, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेत्रिनी द्वीप ये लक्षद्वीप में स्थित है। नेत्रिनी द्वीप लक्षद्वीप पर स्थित है। ये एक छोटा सा द्वीप है जिसे पिजन द्वीप भी कहते हैं। देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट, पिजन द्वीप भी कहते हैं। यह मुरुदेश्वर मंदिर नगर से 10 नॉटिकल मील दूर पर स्थित है। लक्षद्वीप भारत के दक्षिण पश्चिम में अरब सागर में स्थित एक भारतीय द्वीप समूह है। इसकी राजधानी अगर लक्षद्वीप की पूछी जाए तो कवरत्ती होती है। 19 नंबर देखिए, कोलेरू झील ये कहाँ स्थित है। वेयर इज कोलेरू लेक लोकेटेड। 19 का राइट आंसर बताओ। आंध्र प्रदेश में स्थित है कोलेरू झील, तो ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में स्थित है। कोलेरू झील कृष्णा और गोदावरी डेल्टा के बीच स्थित मीठे पानी की झील है। यह इस झील को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत 1999 में वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित किया गया था। इसके पश्चात 19 अगस्त 2002 में इसे रामसर स्थल के रूप में भी घोषित किया गया। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नमामि गंगे परियोजना कब शुरू की गई थी। व्हेन वॉज द नमामि गंगे प्रोजेक्ट लॉन्च्ड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, बताओ। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, जुलाई 2014 में नमामि गंगे परियोजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च करी गई थी, शुरू करी गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नमामि गंगे परियोजना को जुलाई 2014 ईस्वी में शुरू किया गया। इस योजना का उद्देश्य था 2020 ईस्वी तक गंगा नदी को पूरी तरीके से साफ कर स्वच्छ बनाना। 2020 तक इसका उद्देश्य था, तो शायद अब तक तो हो गई होगी, है ना। इस योजना पर 20,000 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। तो 20,000 करोड़ खर्च हुए और 2024 है और अभी भी गंगा की हालत आप देख सकते हो। गंगा एक्शन प्लान, ये भी क्वेश्चन अलग है। गंगा एक्शन प्लान ये राजीव गांधी द्वारा 1985 और 86 में शुरू किया गया था। तो ये अलग पॉइंट अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो। 21 नंबर है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना किस वर्ष में शुरू की गई थी। इन विच ईयर वॉज द बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम लॉन्च्ड। टिक करिए। राइट आंसर सी नंबर 2015 में। ठीक है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत 22 जनवरी 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पानीपत हरियाणा से शुरू की थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य कन्या भ्रूण हत्या को रोककर 214 लिंगानुपात में सुधार लाना
और लड़कियों को सामाजिक वित्तीय रूप से स्वतंत्र बनाना था इस योजना का उद्देश्य। ठीक है, 22 नंबर देखिए, इनमें से किसने स्वच्छ भारत अभियान के लोगो तथा नारे की रूपरेखा तैयार किया है? हु एमंग दीज हैज़ डिजाइंड द लोगो एंड स्लोगन ऑफ स्वच्छ भारत अभियान? तो ये भी आपने सुना ही होगा, ये अभियान स्वच्छ भारत अभियान के बारे में। तो इसका लोगो भी देखा होगा, नारा भी आपने सुना होगा। तो किसने तैयार किया था बताओ? तो इसका लोगो तैयार किया था अनंत ने और नारा तैयार किया था भाग्यश्री ने। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। देखो, स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत 2 अक्टूबर 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नई दिल्ली से की गई थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य था 2 अक्टूबर 2019 तक संपूर्ण भारत को स्वच्छ बनाना। तो 2019 तक स्वच्छ बनाना था, तो अब तक तो बन गया होगा। आप अपने आसपास ही देख लीजिए कितनी सफाई होगी। स्वच्छ भारत अभियान का लोगो गांधी जी का चश्मा है, जिसके दोनों शीशों पर स्वच्छ भारत लिखा हुआ है। अब यह लोगो महाराष्ट्र के अनंत खसबरदार द्वारा तैयार किया गया था और इस अभियान का जो नारा है वो है एक कदम स्वच्छता की ओर, जिसे गुजरात के राजकोट की भाग्यश्री सेठ ने लिखा था। तो यही जो लास्ट पॉइंट है यही क्वेश्चन में पूछा गया था। बाकी ऊपर की जानकारी याद रखिएगा। बाकी अपना भारत तो स्वच्छ भारत बन ही चुका है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने ये योजना लाई थी। 2019 तक पूरा साफ हो गया भारत। 23 नंबर क्वेश्चन देखिए, NRHM का पूर्ण रूप क्या है? व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ NRHM? बताओ। थोड़ा सा टफ हो सकता है आपके लिए, ना बता पाओ। इतना आसान भी फुल फॉर्म आपके एग्जाम में नहीं आएगा। नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, ये NRHM का फुल फॉर्म होता है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, पूरे भारत के ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के स्वास्थ्य को सुधारने के लिए एक ग्रामीण कार्यक्रम है। देखिए 24 नंबर, ओणम खालिस्तान के सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है। ओणम इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल ऑफ। 24 का राइट आंसर सी नंबर। ओणम केरल के सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक में है, केरल में मनाया जाता है ओणम। ओणम केरल के सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है। ये त्यौहार खेतों में फसल की अच्छी उपज के लिए विशेष तौर पर मनाया जाता है। इस मौके पर केरल में नौका रेस का भी आयोजन करवाया जाता है। 25 नंबर देखिए, गोटी पुआ नृत्य क्या है? व्हाट इज़ गोटी पुआ नृत्य डांस? बताओ। देखिए ये गोटी पुआ ये आपका उड़ीसा का एक डांस है और उड़ीसा में युवा लड़कों का जो डांस है ये है गोटी पुआ। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। थोड़ा सा समझ लो, गोटी पुआ उड़ीसा राज्य का एक पारंपरिक नृत्य है। यह उड़ीसा में युवा लड़कों द्वारा किया जाता है जो जगन्नाथ और कृष्ण की प्रशंसा करने के लिए महिलाओं के रूप में तैयार होते हैं। नृत्य लड़कों के एक समूह द्वारा किया जाता है जो राधा कृष्ण के जीवन से प्रेरित कलाबाजी करते हैं। ये था अपना जीके, जो कि 25 क्वेश्चन थे। 25 के 25 क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन थे, मतलब अच्छे लेवल के थे। लेकिन अब साइंस हमने थोड़ी हल्की लेवल की रखी है। अब SSR की आप तैयारी कर रहे हो तो साइंस बहुत टफ आएगी। 25 में से 15 से 17 क्वेश्चन आपके फिजिक्स के आएंगे, बाकी 7-8 क्वेश्चन आपके केमिस्ट्री बायोलॉजी से बनते हैं। तो ये फिजिक्स की महा PDF है। इस PDF को पूरा तैयार कर लीजिए। इसमें थ्योरी के साथ साथ 750 MCQs हैं। इतना तो तैयार ही कर सकते हो, कम से कम 750 MCQs। ये PDF केवल हिंदी लैंग्वेज में है, इंग्लिश में नहीं है। तो अगर आप हिंदी में पढ़ना चाहते हो तो इस PDF को डाउनलोड करिए जाके हमारी ऐप से, और सिर्फ इस PDF को आप पढ़िए। कम से कम 17 में से 10 से 12 नंबर आप ले आओगे, तो इतना काफ़ी होगा आपके सिलेक्शन के लिए, है ना। SSR की कट ऑफ 50-60 थोड़ी ना जाती है, 20, 22, 25 ऐसे जाती है। तो अगर 7, 8, 10 नंबर आपको इस PDF से आराम से मिल जाएंगे, पूरी तैयार कर लोगे तो। 180 पेज का शायद ये PDF है, 179 पेज का, तो इसको तैयार कर लेना। बाकी MR वालों के लिए तो बहुत कम है फिजिक्स, तो आप अगर हमारी वो जो आपको अंकित बुक दी है वही पढ़ लो, सिर्फ उसी के अंदर से पूरा पेपर बनेगा। सारे चैप्टर्स करवाए हुए हैं। चलिए साइंस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, टिंडल प्रभाव किस कारण से होता है? व्हाट इज़ द रीजन बिहाइंड टिंडल इफेक्ट? 26 का राइट आंसर बताओ। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ही होगा। टिंडल प्रभाव प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। छोटे छोटे क्वेश्चंस लिए हैं, स्टार्टिंग में कुछ बड़े हैं, बाकी सब छोटे हैं। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में
जाने पर मूल पथ से प्रकाश के विचलन की जो घटना है क्या कहलाती है? द फेनोमेनन ऑफ डेविएशन ऑफ लाइट रेज फ्रॉम देयर ओरिजिनल पाथ व्हेन दे पास फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम इज कॉल्ड। बताओ। ये एक डेफिनेशन लिखी हुई है अपवर्तन की, जिसे रिफ्रैक्शन कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन, उसकी ही डेफिनेशन लिख रखी है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अपवर्तन एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने वाली तरंग की दिशा में परिवर्तन या माध्यम में क्रमिक परिवर्तन है। अपवर्तन के कुछ उदाहरण देख लीजिए जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे इंद्रधनुष का बनना और मृग तृष्णा का बनना। ये दोनों एग्जाम्पल हैं आपके अपवर्तन, इसके प्रकाश के अपवर्तन के। 28 नंबर देखिए, मरीजों के दांतों की बड़ी तस्वीर देखने के लिए दंत चिकित्सक किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? विच मिरर इज यूज्ड बाय डेंटिस्ट टू व्यू लार्जर पिक्चर ऑफ पेशेंट्स टीथ? बताओ। आसान सा क्वेश्चन है। अवतल दर्पण का यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अवतल दर्पण का उपयोग बड़ा प्रतिबिंब तथा सीधा प्रतिबिंब बनाने के लिए किया जाता है। इसीलिए दंत चिकित्सक इसका उपयोग दांतों के बड़े आकार को देखने और उसमें सड़न का पता लगाने के लिए करते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन है, सीजीएस पद्धति में, सीजीएस प्रणाली में विकृत का यूनिट क्या होता है? इन सीजीएस सिस्टम द यूनिट ऑफ स्ट्रेन। तो विकृत का इकाई क्या होता है सीजीएस पद्धति में, आपको बताना है। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी होगा। विकृत का कोई भी इकाई नहीं होता है। देयर इज नो यूनिट। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। 30 नंबर क्वेश्चन देखिए, घनत्व निम्नलिखित में से किसका अनुपात है? डेंसिटी इज द रेशियो ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? 30 का राइट आंसर बताइए। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन होता है। तो ऑप्शन नंबर मास अपॉन वॉल्यूम, सी नंबर राइट आंसर होगा। 31 नंबर देखिए, 273 केल्विन का मान क्या है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 273 केल्विन? बताओ। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। 0 डिग्री सेल्सियस 273 केल्विन के बराबर होता है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। 273 केल्विन का मान 0 डिग्री सेल्सियस है, क्योंकि सेल्सियस जो स्केल है वो 0 डिग्री सेल्सियस से स्टार्ट होता है, जबकि केल्विन जो है वो 273 केल्विन से शुरू होता है। इसीलिए 0 डिग्री सेल्सियस बराबर 273 केल्विन होता है। ठीक। 32 नंबर देखिए, दाब, द्रव दाब निर्भर करता है, लिक्विड प्रेशर डिपेंड्स ऑन, किस पे निर्भर करता है? ऑप्शन है, टिक करिए। राइट आंसर, गहराई, घनत्व तथा गुरुत्वीय त्वरण, तीनों पे निर्भर करता है। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। 33 देखिए, हाइड्रोलिक ब्रेक का कार्य किस सिद्धांत पर आधारित है? ऑन विच प्रिंसिपल इज द वर्किंग ऑफ हाइड्रोलिक ब्रेक बेस्ड? 33 का राइट आंसर, पास्कल नियम पर। हाइड्रोलिक ब्रेक ब्रेक किस पे कार्य करता है? पास्कल्स लॉ पे। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। 34 नंबर देखिए, एसआई पद्धति में जड़त्व आघूर्ण का मात्रक, द इन द एसआई सिस्टम द यूनिट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज? बताओ। जड़त्व आघूर्ण का मात्रक किलोग्राम मीटर स्क्वायर होता है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। 35 देखिए, किसी पिंड का ताक्षणिक वेग मापा जाता है। द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज मेजर्ड बाय? बताओ। ताक्षणिक वेग किससे मापते हैं? स्पीडोमीटर से मापा जाता है ताक्षणिक वेग। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। 36 देखिए, कोणीय संवेग का विमीय सूत्र क्या है? द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज? 36 का राइट आंसर बताओ। देखो, विमाएं जितनी, देखो एक यूनिट और विमा, दोनों में से, यूनिट और डायमेंशन में से, दो में से किसी एक से ही क्वेश्चन पूछेगा। एक पेपर में दोनों नहीं मिलेगा। डायमेंशन सारी याद कर लीजिए, आप सॉल्व करने नहीं बैठोगे, निकालने नहीं बैठोगे। जैसे कोणीय संवेग की विमा लोग याद कर लेते हैं कि ml² T⁻⁻1 होती। तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा है ml² T⁻⁻1। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। 37 देखिए, ऊष्मा गतिकी के किस नियम द्वारा ऊर्जा संरक्षण के नियम को हम जानते हैं?
बाय विच लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डू वी नो द लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन? 37 का राइट आंसर। ऊष्मागतिकी का जो प्रथम नियम है, इसको ही ऊर्जा संरक्षण का नियम कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट रूल राइट आंसर। 38th नंबर, बी नंबर राइट आंसर होगा। 38 देखिए, लंबाई, तरंग लंबाई आमतौर पर ग्रीक लेटर खालिस्तान में दर्शाया जाता है। वेव लेंथ इज यूजुअली रिप्रेजेंटेड बाय ग्रीक लेटर। तरंग लंबाई आमतौर पर, हाँ बताइए। तरंग की जो लंबाई होती है वो लेमडा से दर्शाया जाता है। लेमडा कहीं लिखा होगा, ये लिखा है लेमडा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। ऐसे बनता है लेमडा, तो इससे ही तरंग की जो लंबाई है वो रिप्रेजेंट की जाती है। बी नंबर राइट आंसर होगा। 39th देखिए, क्वेश्चन है, खालिस्तान एक मात्रा है जो एक तरंग की प्रकृति का वर्णन नहीं करती है। इज अ क्वांटिटी विच डज नॉट डिस्क्राइब द नेचर ऑफ अ वेव। ऑप्शन है, इसमें से कौन है जो तरंग की प्रकृति का वर्णन नहीं करता है, ऊंचाई नहीं करता है? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। समझो थोड़ा सा, किसी तरंग का जो गुण है उसके कुछ विशिष्ट मानकों के द्वारा निर्धारित किए जाते हैं, जैसे वेग, तरंग दैर्ध्य, आवृत्ति, आयाम। तो ऊंचाई नहीं है, तो ऊंचाई ही उसका राइट आंसर था। 40 नंबर देखिए, आधुनिक आवर्त सारणी में पहला धातु तत्व क्या है? व्हाट इज द फर्स्ट मेटेलिक एलिमेंट इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल? बताओ। पहला धातु तत्व लिथियम है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, है ना, एल आई लिथियम होता है। 41 नंबर देखिए, लेंथेनाइट और एक्टिनाइड खालिस्तान किस ब्लॉक के तत्व हैं? देखिए, लेंथेनाइट और एक्टेनाइट ये दोनों आपके एफ ब्लॉक के तत्व हैं। ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ एफ ब्लॉक, तो यही इसका राइट आंसर होगा। 42 नंबर देखिए, ऑक्सीजन के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? हाउ मैनी एटम्स ऑफ ऑक्सीजन आर देयर इन वन मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन? बताओ फटाक से। ऑक्सीजन के एक अणु में दो परमाणु होते हैं। ऑप्शन नंबर टू, ये राइट आंसर होगा, सी नंबर। 43 देखिए, टू ओ ऑक्सीजन के दो खालिस्तान निरूपित करता है। टू ओ रिप्रेजेंट्स टू ऑफ ऑक्सीजन। ये टू ओ लिखा है तो ये ऑक्सीजन के क्या दो निरूपित कर रहा है? आयन, परमाणु, अणु या फिर इलेक्ट्रॉन? बताओ। टू ओ का मतलब है दो परमाणु। ऑप्शन नंबर एटम्स को निरूपित कर रहा है, बी राइट आंसर होगा। ऑक्सीजन पी ब्लॉक का तत्व है, जिसकी खोज जे प्रिस्टले और सी डब्ल्यू शैले ने की। यह वायुमंडल में स्वतंत्र में मिलती है। टू ओ, यहाँ पे ओ होना चाहिए, टू ओ ऑक्सीजन तत्व के दो परमाणुओं को दर्शाता है। 44 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी एक अधातु है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉन मेटल? बताओ। इनमें से नाइट्रोजन आपकी नॉन मेटल है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। ये देखिए, लेखन जो पेंसिल है ना, पेंसिल में क्या होता है? नीचे देखो ऑप्शन, बताओ। पेंसिल में ग्रेफाइट होता है। ऑप्शन नंबर, लिखने वाली पेंसिल में डी नंबर। 46 देखिए, वह पहला तत्व कौन सा है जिसकी रासायनिक खोज हैनिंग ब्रॉन्ड द्वारा की गई थी? विच इज द फर्स्ट एलिमेंट हुज केमिकल डिस्कवरी वॉज डन बाई हैनिंग ब्रांड? बताओ इसमें से कौन सा है? राइट आंसर डी नंबर, वो पहला तत्व है फास्फोरस। ठीक है। हैनिंग ब्रांड एक जर्मन व्यापारी एवं फार्मासिस्ट थे, जिनका जन्म 1630 ईस्वी में हुआ था। 1710 के आसपास मृत्यु हो गई थी और इन्होंने ही फास्फोरस की खोज की थी। 47 देखिए, मानव शरीर का मुख्य हिस्सा किससे बना होता है? व्हाट इज द मेन पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी मेड ऑफ? आसान सा क्वेश्चन है। मुख्य हिस्सा पानी का बना होता है, डी नंबर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 48th नंबर क्वेश्चन देखिए, बालों का रंग खालिस्तान किसके कारण होता है? हेयर कलर इज ड्यू टू, ऑप्शन है, पहले भी पढ़ चुके होंगे, मेलेनिन के कारण होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 49th नंबर,
कैवेलियर स्मिथ ने जीवों को खालिस्तान जगत में वर्गीकृत किया, कितनी जगत में वर्गीकृत किया है? कैवेलियर स्मिथ क्लासिफाइड ऑर्गेनिज्म इनटू किंगडम्स। थोड़ा सा इंग्लिश में वो है गलत ट्रांसलेशन। कैवेलियर स्मिथ ने जीवों को कितने जगत में वर्गीकृत किया है? बताओ। 6 जगत में वर्गीकृत किया है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। 6 कौन कौन से देख लो। ब्रिटिश जीव विज्ञानी थॉमस कैवेलियर स्मिथ द्वारा प्रस्तुत जीव के वर्गीकरण प्रणाली में पृथ्वी पर सभी जीवों के जीव रूपों की व्यवस्थित व्यवस्था शामिल है। 1998 ईस्वी में कैवेलियर स्मिथ ने जीवों का वर्गीकरण 6 भागों में किया। एनीमेलिया, प्रोटोजोआ, फंगस, प्लांटे, केमिस्ट्रा और बैक्टीरिया, ये 6। लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, खालिस्तान किसमें मुकुलन द्वारा प्रजनन हो सकता है? कैन रिप्रोड्यूस बाय बडिंग। ऑप्शन है बताओ। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। हाइड्रा में प्रजनन मुकुलन विधि द्वारा होता है, हो सकता है, सी नंबर। मुकुलन हाइड्रा में अलैंगिक जनन का एक प्रकार है। अनुकूल परिस्थितियों में हाइड्रा में मुकुलन विधि द्वारा जनन होता है। ये थे आज के इस वीडियो के 50 क्वेश्चन। साइंस ठीक थी, उतनी आसान भी नहीं थी लेकिन उतनी टफ भी नहीं थी, ये नॉर्मल साइंस थी। बाकी फिजिक्स के लिए मैंने दे ही दी एसएसआर के लिए। तो 50 में से आपका स्कोर क्या रहा निगेटिव मार्किंग के साथ बताइए। ये भी लिख देना कि जीके में कितना आया और साइंस में आपका कितना आया। बाकी आप जीके का पीडीएफ पढ़ लो और नेवी मार्क का अंकित ई बुक ले लो। 210 रुपये का पीडीएफ दे रहा हूँ, बहुत अच्छा पीडीएफ है, पूरा पेपर उसी से फंसेगा। ये नंबर मैंने आपको दे दिया 9559251198। इस नंबर पे पेमेंट करो, व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट भेजो, किसी भी टाइम आपको पीडीएफ मिल जाएगा। बाकी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय।